मित्रों, आज हम लोग निराला जी के काव्य रूपों और उनकी काव्य भाषा पर बातचीत करेंगे। निराला काव्य को हम मुख्यतः 4 रूपों में बांट सकते हैं। पहला गीत, दूसरा प्रगीत, तीसरा कथाश्रित काव्य और चौथा गीति नाट्य। निराला ने लगभग 400 से ऊपर गीतों की रचना की है। गीतिका जो उनका की कविता संग्रह है से निराला के गीत लेखन का प्रारंभ माना जाता है। गीतिका में स्वयं निराला जी ने अपने गीत लेखन की व्यवस्था को स्पष्ट किया है और उनके गीतों में भाव प्रवणता के साथ साथ संगीत का मनोहर रूप भी देखा जा सकता है। उनके गीतों में प्रार्थना, वेदना, करुणा, प्रेम, नारी सौंदर्य, राष्ट्रीय भावना, प्रकृति प्रेम और अन्य मानवीय भावनाओं का चित्रण हम पाते हैं। गीतों के अतिरिक्त प्रगीत काव्य रूप का विस्तार भी निराला में हमें मिलता है। प्रगीत जो होता है वो गीत की तुलना में अधिक लंबा होता है। शास्त्रीय संगीत और वैयक्तिकता के स्थान पर पाठ्य तत्व और दृश्यांकन को इसमें प्रमुखता दी जाती है। प्रगीत की भाषा में शब्दों को कसावट और संक्षिप्तता के स्थान पर कभी उन्मुक्तता से काम लेता है। यानी कि प्रगीत में जो है भाषा की और शब्दों की कसावट नहीं होती है और वे संक्षिप्त भी नहीं होते हैं। कहीं कहीं प्रगीतों में आख्यानक तत्व का समावेश भी हम देखते हैं। निराला की सरोज स्मृति, यमुना के प्रति, विधवा, भिक्षुक और शिवाजी का पत्र आदि रचनाएं प्रगीत की कोटि में ही आती हैं। इसके अतिरिक्त तीसरा जो काव्य रूप है निराला की कविता का वो है आख्यान काव्य। आख्यान काव्य का संबंध सामान्य जनमानस में बसे लोक विश्वासों के आधार पर निर्भर करता है। भावावेश और सरल कल्पना इसकी प्रभाव क्षमता को कई गुना बढ़ा देते हैं। निराला की कविता में राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास आख्यानक रचनाएं मानी जाती हैं। इनमें लोक गाथा परंपरा को अपनाया गया है। राम की शक्ति पूजा में प्रयुक्त लोक विश्वास को निराला ने समाज युक्त शैली में प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त तुलसीदास नामक कविता में भी लोक कथा के आश्रय पर विकास प्राप्त करती है। इन दोनों रचनाओं में काव्यात्मक औदात्य के दर्शन भी प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त निराला की काव्य रूप का जो चौथा प्रकार है वो है गीति नाट्य। गीत नाट्य का रूप हमें निराला की रचना पंचवटी में देखने को प्राप्त होता है। नाट्य और गीत का मिश्रित रूप गीत नाट्य कहलाता है। यानी कि इसमें इसको नाटक के रूप में खेला भी जा सकता है और गीत के रूप में इसको गाया भी जा सकता है। तो इस प्रकार की जो रचना होती है वो गीत नाट्य के नाम से जानी जाती है। संक्षिप्तता, स्वगत कथनों के प्रयोग द्वारा चरित्रोद्घाटन और संवादों की मार्मिकता आदि मिलकर गीत नाट्य को प्रभाव उत्पादक बनाते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि निराला जी के पूरे काव्य साहित्य में इन 4 रूपों के दर्शन हमें प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त हम निराला जी की काव्य भाषा पर भी आज हम बात करते हैं। निराला जी कुशल शब्द शिल्पी माने जाते हैं। उनकी भाषा विषय के अनुरूप कहीं कहीं तत्सम बहुल है तो कहीं क्लिष्ट है। ठेठ शब्दों का प्रयोग भी उसमें प्राप्त होता है और ठेठ शब्दों का प्रयोग उन्होंने वहाँ किया है जहाँ भाषा में हास्य एवं व्यंग्य की सृष्टि उन्होंने की है। ये बात ध्यान देने की है। कहीं कहीं भाषा का रूप सरलता लिए है तो कहीं कहीं ओजपूर्ण है। कालक्रम की दृष्टि से निराला काव्य को 3 मोड़ों में बांटा जा सकता है। 3 पड़ाव हैं निराला की कविता के कालक्रम की दृष्टि से, ध्यान रखिएगा। तो उनमें जो प्रथम चरण की कविताएं हैं, जो रचनाएं हैं, उनमें है परिमल, अनामिका, गीतिका और तुलसीदास। द्वितीय चरण की जो रचनाएं हैं उनमें है कुकुरमुत्ता, अड़िमा, बेला और नए पत्ते। और तृतीय चरण या कहें कि अंतिम चरण की जो रचनाएं हैं अर्चना, आराधना और गीत कुंज। प्रथम चरण की रचनाओं में समास युक्त तत्सम बहुल शब्दावली का प्रयोग अधिक मात्रा में पाया जाता है। दूसरे चरण में बोलचाल की भाषा में कहीं व्यंग का रूप है
तो कहीं हास्य व्यंग की मिश्रित छाया है, और अंतिम चरण या तीसरे चरण की रचनाओं में हिंदी का विशुद्ध रूप एवं सरल और स्पष्ट भक्ति भाव से संपन्न रूप हमें प्राप्त होता है। राम की शक्ति पूजा में निराला जी की भाषा का रूप समासयुक्त तत्सम बहुल है। ये जो है इनके प्रथम चरण की रचनाओं की एक प्रतिनिधि रचना है और कालजयी रचना भी है। महाकाव्योचित औदात्य को कवि ने अपनी भाषा के द्वारा साकार किया है। जैसे कि एक उदाहरण के रूप में हम देखते हैं राम की शक्ति पूजा में से एक उदाहरण कि विक्षुरित वह निराजीव नयन हत लक्ष्य बाण, लोहित लोचन रावण मदमोचन महीयान, रावण लाघव रावण वारण गतयुग्म प्रहर। सीधी सरल भाषा में भी निराला ने अपनी संवेदना को बाणी दी है। उनकी एक प्रसिद्ध कविता है वह तोड़ती पत्थर। इसमें इस चीज को हम देख सकते हैं कि निराला की भाषा का प्रयोग कितना सरल भी हो सकता था। तो तोड़ती पत्थर की दो पंक्तियां हम आपके सामने रखते हैं कि वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। अनामिका में सरल पद विन्यास का निराला ने अधिक प्रयोग किया है। अपनी बात को बड़ी सहजता से निराला व्यक्त करते हैं और कहते हैं, मेरे इस जीवन की है तू सरस साधना कविता, मेरे मरु की तू है कुसुमित प्रिय कल्पना लतिका। यहाँ जीवन और कविता के मध्य सरस संबंध को सरल पद विन्यास के द्वारा निराला ने उभारा है। एक चीज और जो महत्वपूर्ण है निराला जी की कविताओं के विषय में, वो है द्विरूक्ति का प्रयोग। द्विरूक्ति का प्रयोग निराला जो है बहुत करते हैं। वे यहाँ पर भाव को अधिक बल प्रदान करने के लिए शब्दों की आवृत्ति बड़ी सार्थक भूमिका निर्वहन करती है। जैसा कि आप देखेंगे इस उदाहरण में एक कविता है उनकी संध्या सुंदरी, उससे 2-3 पंक्तियां। दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। विषय के अनुरूप निराला ने शब्दों के आधार को छोटा बड़ा किया है। जहाँ छोटे शब्दों की आवश्यकता है वहाँ वे शिल्पी की सूक्ष्म कारीगरी का परिचय देते हैं। जैसे बादल राग कविता की ये पंक्तियां हैं, हिल हिल खिल खिल हाथ हिलाते तुझे बुलाते, विप्लव से छोटे ही हैं शोभा पाते। हिल हिल खिल खिल, ये सब आप इन शब्दों पर ध्यान दे रहे होंगे जहाँ पे निराला जी ने छोटे छोटे शब्दों की जो है आवृत्ति की है। निराला काव्य की भाषा का एक महत्वपूर्ण रूप है उसका पैनापन। व्यंग की सटीक चोट करते हुए निराला की भाषा का रूप भी तीखा हो जाता है। बेलाग भाषा में निराला को जो कहना होता है वह कह देते हैं। एक उदाहरण लेंगे हम जिसमें वे समाज के पूंजीपति वर्ग की शोषक मनोवृत्ति पर प्रहार कर रहे हैं। और ये कविता है इनकी कुकुरमुत्ता से। अबे सुन बे गुलाब भूल मत गर पाई खुशबू रंगो आब, खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट, डाल पर इतरा रहा है कैपिटलिस्ट। इस प्रकार आडंबर प्रिय व्यक्तियों की ढकोसला वृत्ति पर भी उन्होंने व्यंग किया है और लिखा है कि मेरे पड़ोस के वे सज्जन करते प्रतिदिन सरिता मज्जन, बोला मैं धन्य श्रेष्ठ मानव। इस प्रकार कहा जा सकता है कि निराला जी की जो सृजनशीलता है उसको साकार करने में, उसे प्राणवान बनाने और उसकी उच्च कोट में पहुंचाने का जितना श्रेय उनकी भाव चेतना को है उतना ही उनकी भाषा की सृजनशीलता को भी है।